आमतौर पर जब कोई इंसान किसी मशीन या सिस्टम के बारे में सोचता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक गणितीय सटीकता के साथ काम कर रहा है। दीवार पे लगे एक स्विच को दबाया और तुरंत कमरे में रोशनी हो गई। बिल्कुल। ये बहुत ही सीधा और सरल लगता है। स्विच ऑन किया और बिजली चालू। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बस ऐसे ही आराम से चलती है। और ये सरलता दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। हम जो देखते हैं वो सिर्फ हिमखंड का सिरा है। सही बात है। उस एक स्विच के पीछे जो पूरी दुनिया है ना, वो कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है कि बस बिजली है या नहीं है। वो एक ऐसा जाल है जिसे सच में हर मिलीसेकंड में संतुलित रखना पड़ता है। बिल्कुल। और जब हम इस दीवार के पीछे छिपे तारों, विशाल ट्रांसफॉर्मर्स और इस वैश्विक ऊर्जा वितरण की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो सुकून देने वाली सरलता पूरी तरह से गायब हो जाती है। एकदम सही। अचानक से हम एक ऐसे ढांचे को देख रहे होते हैं जो बेहद जटिल है, चौंकाने वाली हद तक नाजुक है और हमेशा एक अदृश्य खतरे के साये में काम कर रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो पावर ग्रिड दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई मशीन है। लाखों किलोमीटर लंबे तार, हजारों पावर प्लांट और करोड़ों घर सब एक साथ एक ही धड़कन पर काम कर रहे हैं। बाप रे, एक ही धड़कन पर? हाँ, अगर ये धड़कन जरा सी भी बिगड़ी तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। ये केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अस्तित्व और उसकी निरंतरता के बारे में है। और यही हमारी द डीप डाइव की इस नई विस्तृत पड़ताल का मुख्य विषय है। आज की चर्चा एक बेहद खास और थोड़ी डराने वाली रिपोर्ट पर आधारित है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एनर्जी फ्यूचर्स लैब ने अपना 15वां अंक जारी किया है, जिसका शीर्षक है बिल्डिंग रोबस्ट एनर्जी सिस्टम्स। जी। आज का मिशन ये समझना है कि जब दुनिया की ऊर्जा प्रणालियों पर कोई प्रलयंकारी संकट आए तो क्या हमारा ढांचा उसे झेल पाएगा, और इसके साथ ही हम भविष्य के लिए ग्रिड को कैसे हरित या ग्रीन बना रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आज की चर्चा केवल कुछ तारों या जनरेटर के बारे में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी पूरी जीवन शैली इसी रेजिलियंस पर टिकी है। इसके बिना हम कुछ ही घंटों में सीधे पाषाण युग में वापस जा सकते हैं। उस पाषाण युग वाले हिस्से पे तो हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले इस हरित बदलाव वाली चुनौती को देखते हैं। अगर आज की ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिशों को देखें तो ये एक लगभग असंभव काम लगता है। कैसे? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बड़ा हवाई जहाज एक भयंकर तूफान के बीच से उड़ रहा हो और हमें हवा में ही उड़ते हुए जहाज का पुराना धुआं छोड़ने वाला इंजन निकालकर उसमें एक नया साफ सुथरा इंजन फिट करना है। हम जहाज को एक पल के लिए भी रोक नहीं सकते। वाह, ये हवाई जहाज वाला उदाहरण इस पूरी स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। ऊर्जा की मांग एक पल के लिए भी नहीं रुकती। समाज ये इंतजार नहीं कर सकता कि हम 2 दिन के लिए ग्रिड बंद कर दें ताकि नए सोलर पैनल जोड़ सकें। बिल्कुल नहीं। रेजिलिएंट रिन्यूएबल सोसाइटी समिट 2024 में, जो इस रिपोर्ट का एक प्रमुख स्रोत है, विशेषज्ञों ने ठीक इसी चुनौती को केंद्र में रखा। वहां के पहले पैनल में एक बहुत ही गंभीर बहस हुई। हाँ, उस पैनल का विषय था कि ब्लैक स्काई इवेंट से निपटने की ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता क्या है ना? एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस पैनल का संचालन डॉक्टर पॉल स्टॉकटन ने किया था। इसमें यूके के नेशनल ग्रिड से बेन कुचटा, अमेरिका के NERC से जेम्स बी रॉब, यूके पावर नेटवर्क से ब्रॉनविन बुलन और अमेरिकी ऊर्जा विभाग से लिली कॉलिन जैसे दिग्गज शामिल थे। मुझे उस ब्लैक स्काई इवेंट वाले शब्द ने सच में बहुत परेशान किया है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये शायद किसी बहुत बड़े पावर कट का कोई फैंसी तकनीकी नाम होगा। ऐसा लगना स्वाभाविक है। जैसे आंधी आई, पेड़ गिरे और कुछ घंटों के लिए मोमबत्तियां जलानी पड़ गईं। लेकिन रिपोर्ट में जो विवरण है वो कुछ और ही कहानी कहता है। हाँ, एक आम पावर कट और एक ब्लैक स्काई इवेंट में जमीन आसमान का अंतर है। ब्लैक स्काई इवेंट कोई सामान्य तूफान नहीं है। ये एक ऐसा चरम संकट है जो इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देता है कि उसे वापस खड़ा करने में कुछ घंटे नहीं बल्कि कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। बाप रे, हफ्ते या महीने? बिल्कुल। ये कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, कोई बहुत बड़ा समन्वित साइबर हमला हो सकता है, या और ये सबसे डरावना है, अंतरिक्ष से आने वाली कोई खगोलीय घटना भी हो सकती है। अच्छा, एक सेकंड। अंतरिक्ष से आने वाली घटना? क्या हम यहाँ क्षुद्र ग्रहों एस्ट्रॉइड के टकराने की बात कर रहे हैं?
नहीं, क्षुद्र ग्रह नहीं, बल्कि सूरज से आने वाले खतरे, जिसे हम कोरोनल मास इजेक्शन या सौर तूफान कहते हैं। ओहो, सौर तूफान। हाँ, अगर सूरज की सतह से आवेशित कणों का एक बहुत बड़ा तूफान सीधे पृथ्वी की ओर आता है तो वो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। ये हमारे लंबे ट्रांसमिशन तारों में एक बेकाबू करंट पैदा कर देता है और ये करंट ग्रिड में लगे उन विशालकाय कई टन भारी ट्रांसफॉर्मर्स को सचमुच पिघला सकता है। और मुझे यकीन है कि उन विशाल ट्रांसफॉर्मर्स को हम किसी आम सुपरमार्केट से तो खरीद नहीं सकते। बिल्कुल नहीं खरीद सकते। उन ट्रांसफॉर्मर्स को बनाने में, टेस्ट करने में और उनकी जगह तक पहुंचाने में महीनों लगते हैं। अगर किसी एक देश के 100 बड़े ट्रांसफॉर्मर एक साथ पिघल जाएं, तो उन्हें बदलने की क्षमता दुनिया में किसी के पास तुरंत उपलब्ध नहीं है। तो मतलब महीनों तक बिजली नहीं होगी। और यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, जिसके बारे में स्रोत में चेतावनी दी गई है। हाँ, वो डोमिनो इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ग्रिड फेल होना वो पहली डोमिनो ईंट है जो गिरती है, तो उसके बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मान लीजिए बिजली गई, सबसे पहले पानी की सप्लाई रुक जाती है क्योंकि विशाल पंप काम करना बंद कर देते हैं। सही बात है। उसके बाद संचार के साधन जैसे सेल टावर, इंटरनेट, सब कुछ ही घंटों में ठप हो जाता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जब संचार नहीं होता तो सप्लाई चेन पूरी तरह से जम जाती है। अस्पतालों के पास अपने बैकअप जनरेटर होते हैं, लेकिन वे डीजल पर चलते हैं। आमतौर पर उनके पास 48 से 72 घंटे का ही डीजल होता है। और जब वो डीजल खत्म हो जाएगा तो और मंगाने के लिए इंटरनेट या फोन नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल। और भले ही कोई ट्रक डीजल लेकर आना चाहे तो पेट्रोल पंप काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक से तेल बाहर निकालने के लिए भी तो बिजली चाहिए ना। ये तो एक ऐसा दुष्चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक कहा, ये एक ऐसा फंदा है जो कसता चला जाता है। इसीलिए पैनल में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें खतरों को अलग अलग बॉक्स में रखकर नहीं देखना चाहिए। पानी का विभाग, संचार का विभाग और बिजली का विभाग ये अलग अलग काम नहीं कर सकते। सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, रिपोर्ट में इसे इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स या आपस में जुड़े हुए खतरा कहा गया है। एक बदलती हुई दुनिया में इन खतरों से निपटने के लिए नई गवर्नेंस और नीतियों की भूमिका बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इंजीनियरों या तकनीशियनों की समस्या नहीं है। बिल्कुल, सरकारों, निजी कंपनियों और आपातकालीन सेवाओं को मिलकर काम करना होगा। लेकिन हम केवल पुरानी व्यवस्था को नहीं बचा सकते। जैसे जैसे खतरे बदल रहे हैं, ग्रिड खुद भी बदल रहा है। यहीं से हरित ऊर्जा और निवेश के अगले चरण की शुरुआत होती है। हाँ, और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। वो कैसे? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ग्रिड को इन प्रलयंकारी खतरों से बचाना है, और दूसरी तरफ हम ग्रिड को हरित बना रहे हैं। समिट की दूसरे पैनल की चर्चा इसी पर थी, जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन, ग्रिड को हरित बनाना और भविष्य के लिए निवेश। जी, जिसे डॉक्टर क्रिस बेक ने मॉडरेट किया था, और इसमें एमोस लास्का, बुल्गारिया से इवान सवोव और इजराइल से प्रोफेसर योव यार जैसे विशेषज्ञ थे। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ग्रिड का आधुनिकीकरण और सतत निवेश एक ही गति से चल रहे हैं? ये तो उसी पुरानी कार में नई इलेक्ट्रिक मोटर लगाने जैसा है ना। क्या अपना पुराना सिस्टम इस बदलाव का भार सहने के लिए तैयार है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यहाँ दोहरे लक्ष्य या डुअल इम्पेरेटिव्स की स्थिति पैदा होती है। पहला लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा। बिल्कुल। इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन से हटकर पवन और सौर ऊर्जा की तरफ जाना होगा। लेकिन दूसरा लक्ष्य ये है कि हमें अपनी ऊर्जा प्रणालियों को पूरी तरह बदलना है और उन्हें सुरक्षित भी रखना है। तो क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से टकराते नहीं हैं? मतलब अगर ब्लैक स्काई इवेंट अक्सर चरम प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा होता है और हमारी नई हरित ऊर्जा पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है, सूरज चमकेगा तो बिजली बनेगी, हवा चलेगी तो टर्बाइन घूमेंगे, तो क्या हम अपने ग्रिड को पहले से भी ज्यादा अस्थिर नहीं बना रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से गहरा सवाल है। पुराने सिस्टम में एक तरह की भौतिक स्थिरता होती थी। भौतिक स्थिरता? हाँ, कोयले या परमाणु संयंत्रों में विशाल टर्बाइन होते हैं, हजारों टन भारी लोहे के पहिए जो लगातार एक ही गति से घूमते रहते हैं।
उनका जो वजन और गतिज ऊर्जा होती है वो ग्रिड में एक इनर्शिया या जड़ता पैदा करती है। अच्छा, लट्टू घूम रहा हो तो उसे हल्का सा धक्का लगने पर भी वो तुरंत गिरता नहीं है, वो अपनी गति से संभल जाता है। बेहतरीन उदाहरण, एकदम सही समझे। लेकिन जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो वहां कोई घूमता हुआ भारी टरबाइन नहीं है। वहां सिर्फ इन्वर्टर हैं जो सूरज की रोशनी को सीधे करंट में बदल रहे हैं। तो वहां कोई इनर्शिया नहीं है। बिल्कुल, कोई भौतिक इनर्शिया नहीं है। अगर हवा अचानक रुक जाए या कोई बड़ा बादल आ जाए तो बिजली का उत्पादन कुछ ही सेकंडों में गिर जाता है। इसे रुक रुक कर आने वाली ऊर्जा कहते हैं। तो फिर इस नई इलेक्ट्रिक मोटर को उस पुरानी कार में फिट कैसे किया जा रहा है बिना उस कार को तोड़े? इसके लिए केवल तार बिछाना काफी नहीं है, हमें ग्रिड को स्मार्ट बनाना होगा। यहीं पर जोखिम प्रबंधन और निवेश की बात आती है। हमें विशाल बैटरी स्टोरेज सिस्टम चाहिए। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है जो मौसम के मिजाज का सेकंड दर सेकंड विश्लेषण कर सके। मतलब एक पूरी तरह से डिजिटल और बुद्धिमान परत बिछानी होगी उस पुराने लोहे और तांबे के ग्रिड के ऊपर। हाँ, और इसमें खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। इवान सावोव जैसे विशेषज्ञों का यही तर्क है कि इस स्मार्ट ग्रिड में निवेश करना जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन अगर हम पुराने सिस्टम के सहारे ही बैठे रहें तो तबाही निश्चित है। ये एक बहुत ही बारीक और खतरनाक संतुलन है। और इस जटिल ढांचे को समझने के लिए स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग और मतलब चौंकाने वाले मैक्रो पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाता है, अंतरिक्ष की तरफ। हाँ, मुझे सच में बहुत अचरज हुआ कि ग्रिड की मजबूती की चर्चा करते करते कहानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के प्रयोगों तक कैसे पहुंच गई। स्रोत में प्रोफेसर योव यार के साथ एक वन-ऑन-वन इंटरव्यू है। वे एक वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं और राइकमैन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के डीन हैं। जी। एक वायुमंडलीय वैज्ञानिक का काम जमीन पर बिछे ऊर्जा के बुनियादी ढांचे से कैसे जुड़ता है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि विज्ञान, तकनीक और रेजिलियंस आपस में गहराई से कैसे गुंथे हुए हैं। जब स्पेस स्टेशन से पृथ्वी को देखा जाता है तो कोई राजनीतिक सीमाएं नहीं दिखती। प्रोफेसर यार का काम ISS पर स्प्राइट्स या ब्लू जेट्स जैसी दुर्लभ वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन से जुड़ा है। ये वो बिजली है जो बादलों से अंतरिक्ष की तरफ जाती है ना? हाँ, अंतरिक्ष और वायुमंडल का ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि जलवायु परिवर्तन हमारे मौसम की तीव्रता को कैसे बदल रहा है। ये ज्ञान पृथ्वी की सतत शिक्षा या सस्टेनेबल एजुकेशन और ऊर्जा प्रणालियों के भविष्य को आकार दे रहा है। अच्छा, मतलब अगर हमें पता हो कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 20 सालों में कौन से विशिष्ट इलाके भयंकर तूफानों के शिकार होंगे, तो हम उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को पहले से मजबूत बना सकते हैं। सटीक बात। हर जगह पैसा बहाने के बजाय हम अंतरिक्ष से मिले वैज्ञानिक डेटा के आधार पर स्मार्ट निवेश कर सकते हैं। ये सब एक ही मशीन के पुर्जे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो आधुनिक समाज का हर एक हिस्सा इन ऊर्जा ग्रिड्स पर निर्भर है। अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो हमारी नीतियां, हमारी तकनीक कुछ भी काम नहीं करेगा। ये हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन यहाँ एक और विचार सामने आता है जो स्रोतों पे ही आधारित है, लेकिन एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। वो क्या है? स्रोत में एनर्जी फ्यूचर्स पॉडकास्ट के अन्य एपिसोड्स का जिक्र है, जैसे एपिसोड 36 स्पेस बेस्ड सोलर पावर यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा। अंतरिक्ष आधारित, ये तो विज्ञान कथा जैसा लगता है। अभी तक ऐसा ही था, लेकिन सोचिए अगर हमारे ग्रिड पर ब्लैक स्काई जैसी आपदाओं का खतरा इतना बड़ा है और मौसम का भरोसा नहीं है, तो क्या भविष्य में हमारी ऊर्जा प्रणालियां पृथ्वी की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी? मतलब हम सौर पैनल अंतरिक्ष में लगाएंगे? हाँ, अंतरिक्ष में न बादल हैं, न रात होती है। ऊर्जा 24 घंटे बन सकती है और उसे माइक्रोवेव या लेजर के जरिए सीधे पृथ्वी पर बीम किया जा सकता है। एक ऐसा ग्रिड जिसे धरती की किसी बाढ़ या तूफान से कोई खतरा नहीं। अरे वाह, क्या भविष्य का ग्रिड जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच होगा। ये सोचने के लिए सचमुच एक बहुत ही अद्भुत बिंदु है। खैर, आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बस इतना ही। ऊर्जा की इस पेचीदा दुनिया को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ गहराई में उतरेंगे।